अब देखो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अगला टॉपिक है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। उसमें हम लोग देखेंगे वायु से जल में, जल से कांच में, कांच से फिर वायु में। चार माध्यम लेंगे और उन चारों माध्यमों में हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे कैसा कैसा होता है। तो चार माध्यम में क्या लेंगे, वायु, वायु से फिर जल में प्रवेश कराएंगे, जल से कांच में प्रवेश कराएंगे और कांच से फिर किस में प्रवेश कराएंगे, वायु में, है ना। तो पहला माध्यम जो गुजरेगा वो वायु रहेगा, बाहर निकलेगा वो भी माध्यम क्या होगा, वायु। और हम लोग पढ़े हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय कहता हूं जी, पार्श्विक विस्थापन, है ना। उसमें क्या होता है, जब माध्यम एक ही हो तो आने वाली और जाने वाली बीच बना कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आपतित कोण और निर्गत कोण, है ना, दोनों आपस में बराबर होता है। वहां पर ई लिए थे, यहां पर ई ना लेके दोनों को सेम सेम ले लेंगे। ठीक, चलो। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का क्या, हेडिंग डालो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। इसमें एक सूत्र आएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होगा यब्रो। चलिए आगे देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन चार हम लोग माध्यम लेंगे। चार माध्यम, तो दो माध्यम तो हम लोग का हवा है, दो माध्यम हम लोग को अपना लेना है। कांच करना है, कांच क्या करना है, कांच बनाना है। कांच में ऐसे रेक बना के उसमें पानी भर देना है। ठीक, तो एक प्रकाश आएगा हवा से, हवा से पानी में प्रवेश करेगा, पानी से कांच में, कांच से फिर हवा में। ठीक, देखो ये, ठीक। और ये जल का सतह है, तो जल का सतह को मैं पूरा दिखा दे रहा हूं हल्का, क्योंकि चित्र बनाने के टाइम हम लोग को जरूरत पड़ेगा, है ना। और यहां से इधर कांच है ना, यहां से नीचे क्या है, कांच है, और ऊपर क्या है, जल है। जल हरा नीला होता है तो नीलम कर देते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिविटी बनाएंगे। ये ये जल है, जल मतलब पानी, पानी मतलब वाटर। ठीक, ये हम लोग का जल है, ये हम लोग का वायु या हवा है, हवा कर दो। और ये कांच है, और उसके बाद फिर क्या है, हवा है। ठीक, चार माध्यम है हम लोग के पास, जिसमें दो माध्यम हम लोग का पहले से ब्रह्मांड में मौजूद है, दुनिया में। कांच हम लोग अपना लिए हैं, कांच का नली को ऊपर किए हैं, बीकर को, और उसमें पानी डाल दिए हैं, तो ये जल बन गया है। और जल का सतह है, ये मत सोचना कांच से इसको पैक किए हैं, ये जल का सतह है ना। अब उसमें प्रकाश हम लोग क्या करेंगे, आपतित कराएंगे। तो देखो प्रकाश की किरण जाएगी कैसे, ऐसे, ये। अब क्योंकि किरण प्रकाशिकी है तो तीर का निशान देना जरूरी है। ये क्या है, आपतित किरण है ना, आपतित किरण है। और उसका अभिलंब कहां बनेगा, तो अभिलंब यहां बनेगा। ये मेरा अभिलंब थोड़ा सा गड़बड़ाता है, ये उसका अभिलंब है। अच्छा, जब कांच विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकाएंगे, इसको जाना था इस डायरेक्शन में, ये थोड़ा सा झुक के इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये। ठीक, समझ गए इसको। ये हम लोग का हो गया आपतित किरण, और ये अभिलंब है। आपतित किरण और क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसका डायरेक्शन मान के चलते हैं, ये पी है, और यहां पर जो है ये क्या है, हम लोग का क्यू है। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, क्या होता है, परावर्तन कोण, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो आर ना लेके इसको हम लोग क्या लेंगे, R1 लेंगे। R1 क्यों लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा माध्यम है, एक को आर ले लोगे दूसरे को क्या लोगे, तो इसलिए हम लोग R1 ले लेते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश की किरण ये इधर से गई, अब यहां पर कांच पर इस पर अभिलंब डालेंगे, ये
अभिलंब डलाया। अब समझो यहां पर जल की तुलना में कांच और ज्यादा सघन है, तो कांच की तुलना में जल विरल है, तो विरल और सघन इन दोनों में देखेंगे तो विरल से सघन आएगा, तो अभिलंब की ओर और क्या होगा, झुकेगा, तो अभिलंब की ओर और झुका देंगे। ये ठीक, जाना इसको ऐसे था ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो गया, झुक गया। ठीक, अब देखो जल के लिए यहां पर के लिए ये परावर्तित किरण है, लेकिन यहां पर के लिए क्या है, आपतित किरण है, तो इसके लिए R1 ये बनेगा, समझे, R1 क्या बनेगा, ये बनेगा। क्यों, क्योंकि जेट का आकृति बन रहा है, जेट का आकृति बन रहा है ऐसा समझो, या इसके लिए जो परावर्तन है, परावर्तन किरण, वो इसके लिए आपतन है, तो इसका जो परावर्तन कोण होगा उसके लिए क्या होगा, आपतन कोण होगा, है ना, तो इसलिए R1 हो गया। या ऐसे समझोगे तो जेट का आकृति है, एक अंतर कोण से ये R1 है, तो ये भी क्या होगा, R1 होगा। क्लियर हो गया इतना चीज। अब देखो यहां पर R1 बना है, तो यहां पर क्या बनेगा, R2 बनेगा, है ना, तो यहां पर हो जाएगा ये वाला R2। ठीक, अब ये R2 है, अब यहां पर हम लोग अभिलंब डालेंगे, ये तो ये वाला भी क्या होगा हम लोग का R2, और ये तल से लंबवत बाहर की ओर होगा, इधर की ओर। अभिलंब के क्या होता है, बाहर, क्योंकि कांच से हवा क्या है, विरल है, सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है ना, तो यहां पर क्या कोण बनेगा, तो अब चीज समझो, यहां पर क्या कोण बनेगा, पी क्यू, इसको R मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, S मानेंगे। ठीक, अब देखो चूंकि हम लोग देखे हैं कि जब माध्यम एक ही होगा तो कोण हम लोग का समान होगा, मतलब आपतित कोण और अपवर्तित कोण या परावर्तित कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो I और E को बराबर लिए थे ना, पार्श्विक विस्थापन में I बराबर E था, तो E के जगह में मैं क्या कर दूंगा, I ही लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का I। समझे इतना चीज, सबको समझ आया। चलो इस चित्र को बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र को बनाइए, चलिए, हो गया ना। अच्छा एक चीज समझो, ये आई एक जैसा लिखा हूं उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं स्पष्ट बोल दिया हूं, जब माध्यम एक हो पार्श्विक विस्थापन में देखें आई बराबर क्या होता है, ई, आपतित कोण जो है वो निर्गत कोण के बराबर होता है ना, माध्यम एक हो तो यहां पर भी जो प्रवेश कर रहा है माध्यम हवा है, बाहर निकल रहा है वो भी माध्यम क्या है, हवा है, तो दोनों माध्यम जब हवा है तो आपतित किरण, आपतित कोण या आपतन कोण या निर्गत कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन में आई बराबर ई था, तो ई के जगह में मैं क्या लिख दिया हूं, आई लिख दिया हूं। ये वाला R2 है तो ये वाला भी कितना बनेगा, R2 ही बनेगा, बनेगा, ये R2 है तो ये भी R2 बनेगा, क्योंकि बन रहा है हम लोग का कौन सा, एक अंतर कोण, तो जेट का आकृति है हम लोग का, हो गया। हाँ चलो, अच्छा ये हो गया P Q R S, और इसको मान लेते हैं T, है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है, हवा में P से Q, जल में Q से R, कांच में R से S, और हवा में S से T, इस मार्ग का वो अनुसरण करते हुए क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक, चलिए अब बोलते जा रहा हूं, लिखना, लिखते जाओ, चलो। यहां चार माध्यम, यहां चार माध्यम, यहां चार माध्यम, हवा, जल, कांच और हवा चित्रानुसार है या चित्र के अनुसार है, जैसा भी लिखो। एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण पी क्यू, कैपिटल में पी क्यू, हवा से जल में, हवा से जल में, हो गया, हवा से जल में, अल्प विराम, जल से कांच में, जल से कांच में, अल्प विराम,
कांच से फिर हवा में, कांच से फिर हवा में अपवर्तित हो रही है। हो रही है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, चूंकि चूंकि पहला और अंतिम माध्यम, चूंकि पहला और अंतिम माध्यम, पहला और अंतिम माध्यम एक ही है, एक ही है, अतः निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होगा। अतः निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होगा, क्योंकि पहला जो माध्यम है और अंतिम माध्यम है ना, दोनों एक ही है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होगी, और आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर होगा तो आपतन कोण और निर्गत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, पूर्ण विराम कर दो। अतः अतः अब हर पॉइंट पर हम लोग देखते जाएंगे। हर पॉइंट पर कहने का मतलब देखो, बिंदु क्यू पर देखेंगे, फिर बिंदु आर पर देखेंगे, फिर बिंदु पर कहां पर देखेंगे, एस पर देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कहां पर, बिंदु क्यू पर। कहां से, स्नेल भैया के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होगा, अब यहां पर आपतन कोण कौन सा है, आई, और आर क्या है हम लोग का, R1 अपवर्तन कोण है ना, या परावर्तन कोण है। तो अब देखो, अच्छा परावर्तन ये बनेगा, याद रखना, यहां पर अपवर्तित हो के जा रहा है और लास्ट में यहां पर परावर्तित हो रहा है। ठीक, तो सीधा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, है ना। स्नेल के नियम से आई बटे क्या होगा, आर, तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन क्या होगा, आर होगा, और आर ना होके R1 होगा। और कहां से कहां जा रहे हैं, हवा को एयर कहते हैं, जल को जल को वाटर कहते हैं, और कांच को क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं, और हवा को फिर एयर कहोगे। तो हम लोग जा रहे हैं एयर टू वाटर, तो हम लोग करेंगे म्यू एयर टू कहां, वाटर में। ठीक, स्नेल के नियम से इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा, अब देखेंगे बिंदु कहां पर, आर पर। बिंदु आर पर स्नेल के नियम से, फिर ले आओ स्नेल भैया को। क्या कहते हैं स्नेल भैया, अब बिंदु आर पर लाओगे तो R1 बटे क्या होगा, R2, तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन R1 बटे साइन R2 बराबर, ये कहां जाएगा, वाटर टू किस में जा रहे हैं, ग्लास, जल से कांच में, तो हम लोग करेंगे वाटर टू कहां, ग्लास में। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 2। तीसरा, बिंदु कहां पर, अब बिंदु लास्ट कहां पर, एस पर, फिर ले आओ स्नेल भैया के नियम से। अब स्नेल भैया का नियम क्या कहता है, फिर R2 बटे क्या हो जाएगा, आई, तो ये हो जाएगा साइन R2 बटे साइन आई बराबर म्यू। अब हम लोग कहां जा रहे हैं, ग्लास से एयर में जा रहे हैं, कांच से किस में जा रहे हैं, हवा में। इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक, समीकरण 1 2 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 गुणित 2 गुणित 3 से, या हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 2 3 का गुणा करने पर। ठीक, गुणा करके रिमंस दोगे तो पता चलेगा आगे क्या होगा उसको, क्या, अच्छा वो, चलो कोई बात नहीं, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो, हो गया ये, हाँ।
लाइट गोल होगा, लाइट डिम हो गया ना, डे उतार रहे हैं, प्रकाश तो इच रहा होगा, है ना, दिख जा रहा है ना। हाँ, स्नेल के नियम ये हो गया। अभी और है, समीकरण 1 और 2 और 3 का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, है ना। तो यहीं पर मैं गुणा कर रहा हूं, देखो ये 3 है, तो इसी एक को मेरे को बताना, इसी एक को गुणा कर रहा हूं ना, लाइट उसमें कम थोड़ी हो रहा है। अब मैं देखो, मैं हूं तो ब्राइटनेस बढ़े रहेगा, मैं उधर जाऊंगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ऐसा है। समीकरण 1 और 2 और 3 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समीकरण 1 अभी लाए हैं हम लोग, क्या लाए हैं, समीकरण 1 बताओ। हाँ, साइन आई बटे साइन R1 गुणित दूसरे साइड का ये वाला कर दो, ये हो जाएगा साइन R1 बटे साइन क्या हो जाएगा R2 गुणित ये तीसरा वाला कर दो, साइन R2 बटे साइन R, तो साइन R2 बटे साइन R, होंडा साइन आई है, आई आई, यहां तक दिख रहा है ना ऊपर उसमें। हाँ, अब उसके बाद देखो आगे, इधर हम लोग का गुणा होगा, इधर क्या क्या का गुणा होगा, एयर से वाटर में गए थे, तो यहां पर म्यू एयर टू वाटर गुणित म्यू वाटर टू ग्लास गुणित म्यू ग्लास टू एयर। ठीक, यहां तक दिख रहा है ना, लास्ट तक। यहां तक हो गया हम लोग का। अब देखो, जो कटेगा कटाओ, जो नहीं कटेगा मत कटाओ। तो R1 से R1 खत्म, R2 से R2 खत्म, साइन आई से साइन आई खत्म, सब खत्म। तो इधर क्या बचेगा, एक, तो एक बचेगा, और उधर क्या बचा है हम लोग का, म्यू एयर टू वाटर गुणित म्यू वाटर टू ग्लास गुणित म्यू ग्लास टू एयर, है ना, इतना बचा। हाँ, अब इतना के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसी में, जमा के थोड़ा सा और लिख देंगे या करके हम लोग, है ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा सुंदर दिखेगा। इसको मिटा रहा हूं, यहां पर हम लोग अब देखो थोड़ा सा जमा के लिखेंगे, हवा से पानी, पानी से कांच, कांच से हवा बराबर 1। ये कभी कभी कैसा बोलता है मालूम, हो सकता है पेपर में तुम लोग को ऐसा दे दे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि ये, तो इसको सिद्ध करके देना है, सुने वो, हाँ, ये करके सिद्ध करके देना है। अब देखो, प्रकाश की उत्क्रमणिता सिद्धांत में क्या लाए थे हम लोग, देखो एक बार, कोई दो ठो का गुणा हम लोग का 1 के बराबर आया था, हम्म, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो एयर टू ग्लास तो हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को पक्षांतर कर देंगे, एयर टू ग्लास और ग्लास टू क्या है, एयर है, तो हम लोग के पास एयर टू ग्लास तो है नहीं, हाँ, लेकिन ग्लास टू क्या है, एयर है, तो इसी को उधर पक्षांतर करेंगे। एक तो यहां हो गया, अब या इसी के आगे देखो, इसी के आगे हम लोग का क्या होगा, म्यू एयर टू वाटर गुणित म्यू वाटर टू ग्लास बराबर 1 बटे, इसको इधर लाए हैं तो ग्लास टू क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास टू एयर। ठीक, अब वही जो पक्षांतर किए थे तो इसी को पलट के लाए थे, एक ठो दो का गुणा 1 के बराबर हुआ था, फिर एक को पक्षांतर किए थे, है ना, तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू वाटर गुणित म्यू वाटर टू ग्लास बराबर, इसको पलटोगे तो एक ऐसा हो जाएगा म्यू एयर टू ग्लास, इतना का मान ये होता है ना, होता है, होता है ना। प्रकाश की उत्क्रमणिता सिद्धांत में क्या था, ऐसे था ना, म्यू ग्लास टू एयर गुणित म्यू, ऐसे म्यू एयर टू ग्लास बराबर 1, है ना, तो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, इसको तो ये इसका मान तो होगा, तो इतना बटा का मान इतना नहीं हो जाएगा, ये वाला लिखवाया कि नहीं उसमें, हाँ, किसी को भी पहले लिखा हूं, लेकिन इतना का मान ये होता है ना, उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता सिद्धांत में। हाँ, तो बस वहीं से आया है हम लोग का। ठीक, उसको चाहो तो साइड में तुम लोग दे सकते हो, नहीं दोगे तब भी हम लोग का चल जाएगा।
और चाहो तो इसको और डिटेल हम लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल हम लोग लेकर नहीं जाएंगे। ठीक, ये यहीं तक को रखो इसको। और प्रश्न में इसी को दे सकता है, कैसे घुमा के देगा? प्रकाश के विभिन्न अपवर्तनों के लिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए, ये ऐसे करके दे देगा। तो इसको याद रखना कि प्रश्न को लिखवाऊंगा। चलो प्रश्न कैसा रहेगा मैं यहीं पर लिख रहा हूं। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों के लिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए म्यू डब्लू गुणित डब्लू म्यू जी गुणित जी ए बराबर 1। ये ऐसे करके दे देगा तुम लोग को। ठीक, ये टॉपिक खत्म, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना। अब हेडिंग डालो क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण है और छोटा छोटा है, 2-3 ठो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ? क्या हो गया? हाँ लेना तो बाद में ले लेना। ढक, अच्छा पूरा पेन ही है। जा उठ 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 के ले। लाइट गोल हो गया ठीक के टाइम में। हो गया क्रांतिक कोण। हेडिंग डालो क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है देखो, समझना ना आराम से। थोड़ा सा उल्टा करके बता रहा हूं, है ना। ये सघन है और ये क्या है, विरल है। कैसे बताऊं, ऊपरी से चलो ऊपरी से बता दे रहे हैं, चलो तुम्हारे समझने के लिए। ये हम लोग का सघन है और ये क्या है, हम लोग का विरल है। ठीक, प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, अब ऊपर कहीं से भी आए, जब प्रकाश की किरण सरल से विघन में विघन के इसमें का इतना को इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है कि अभिलंब की ओर झुकती है? अभिलंब से दूर हटती है। तो ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, है ना। यहां पर आपतन कोण आई बनेगा, आपतन कोण, और यहां पर परावर्तन, इसको जाना ऐसे था, है ना, लेकिन ये गया कैसे, अभिलंब से दूर हट के इधर गया, और ये क्या बनेगा, अपवर्तन कोण आर, है ना। अब देखो, अगर मैं आई का मान को बढ़ा दूं, देखो आई का मान को मैं बढ़ा के यहां कर दिया, सॉरी, आई का मान को मैं बढ़ा के यहां किया, ये आई हो गया, तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ेगा, आर यहां हो गया। फिर आई का मान को मैं बढ़ा दिया, यहां कर दिया, है ना, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ के यहां आ गया। फिर आई का मान को बढ़ा के मैं यहां कर दिया, ये वाला, तो अपवर्तन कोण एक बार ऐसा आया कि ये कहां आ गया, यहां आ गया। ठीक, मतलब यहां से कितना का बन रहा है अब, 90 का। कहने का मतलब आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक कितना हो, 90 अंश हो, तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। इसको आईसी से प्रदर्शित करते हैं, आईसी। ठीक, समझे इसको, कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक कितना हो, 90 अंश हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। समझ गए इसको, है ना। भूल जाओगे इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 ठो मैं चित्र बना दे रहा हूं, 3 ठो चित्र से तुम लोग समझ जाओगे। ठीक, 3 चित्र से। चलो लिखते जाओ, परिभाषा लिखो, मैं बोल रहा हूं और मैं चित्र बना रहा हूं तब तक। परिभाषा लिखो, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान
रुको रुको, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, 90 अंश या समकोण भी कह देते हैं कभी कभी, तो 90 अंश हो तो उस आपतन कोण को, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, तीन चित्र है, तीन चित्र करके बता दे रहा हूं। ये हम लोग का सघन है, ये हम लोग का विरल है ना। प्रकाश की किरण आएगी ऐसे, ये हम लोग का अभिलंब है, ये थोड़ा दूर हट जाएगी, ये आई है, ये आर है। तीर का निशान देना मत भूलना। पहला चित्र, इसी में दूसरा चित्र, ये सघन और विरल। थोड़ा सा मान को हम लोग बढ़ा देते हैं, आई का मान को, ये हम लोग का डायरेक्शन है, आई का मान को बढ़ा दिए ऐसे, तो आर का मान हो गया ऐसे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे थर्ड स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का सघन है और ये विरल है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आपतित कोण का मान को हम लोग और ज्यादा बढ़ा देंगे, ये वाला आपतन कोण को। तो परावर्तन कोण एक समय ऐसा आएगा जब वो यहां से कितना बनाएगा, 90 अंश का। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट में याद रखना, इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार समझ लो फिर चित्र बनाना, है ना। ये तो हो गया क्रांतिक कोण। ठीक, उसके बाद आता है एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देखो, जब कैसा था हम लोग का, समझना, आई ऐसा था तो आर ऐसा था, आई को बढ़ाए तो आर भी बढ़ गया, फिर आई को और बढ़ाए तो आर क्या हो गया, एक समय ऐसा आ गया। कहने का मतलब जब आई को ऐसे किए तो आर कैसा हो गया, समकोण हो गया। क्या होगा अगर इसको और मैं बढ़ा दूं तो, नहीं, इसको अगर और बढ़ा दूं, देखो अब यहां पर इससे थोड़ा सा भी और बढ़ाऊं इसको, थोड़ा सा भी, मान लो ये इतना है, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ाऊं तो ये आर कैसा हो जाएगा, ऐसे होगा। मतलब क्रांतिक कोण का मान इतना ज्यादा कर दें कि जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो उसको कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। प्रकाश का क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा। आपतन कोण का जो मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो क्या होगा, प्रकाश जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसको लिख लो, उसको बाद में लिखवा देंगे। ठीक, चलो इसको इतना को लिखो। अब हेडिंग डालो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसको समझेंगे। चलो हेडिंग डालो। देखो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण में हम लोग क्या देखे थे, हो, क्रांतिक कोण में हम लोग क्या देखे थे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहा जाती है, विरल, ऐसी देखे थे ना, है ना। तो हम लोग का क्या था, मान लो ये विलंब है, तो ये हम लोग का है, हाँ, तो ये सघन से विरल जारी है, ये सघन से विरल जाती है, तो अभिलंब ये है, अभिलंब और इसके बीच बना कोण क्या है, आपतन कोण, है ना। अच्छा, ये कैसा था, और सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है ना, कि पास आती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है,
और सघन से विरल में जाती है तो अभी, अरे पिछला तुम लोग का कैसा है बताओ? सघन पहले था, विरल बाद में। हाँ चलो न, तो वैसे ही बता दे रहा हूं। आखिर चित्र तुम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ो न, चित्र में कैसा भी बताऊं। अच्छा, ये हम लोग का हो गया सघन और ये हो गया विरल। ये हम लोग का अभिलंब है मान के चलो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर जाती है। तो वही तो उतरे टाइम भी बोला ना, दूर जाती ना। उल्टा से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट तो पकड़ नहीं रहे हो तुम लोग। तो यहां पर क्या बनेगा? आपतन कोण आई, है ना, और अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब इसको जाना इधर था, देखो जाना इसको इधर था, लेकिन एक इधर जाएगी, इधर। तो अभिलंब और इसके बीच बना कोण क्या होगा? आर, अपवर्तन कोण, है ना। उसके बाद 3 चीज बताया था। दूसरा चीज देखो, अच्छा सॉरी, दूसरा चीज देखो, ये फिर सघन है और ये फिर विरल है। क्रांतिक कोण को समझो, समझ चुके हो, एक बार और समझो। उसके बाद ये हम लोग का अभिलंब है। मान लो आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं यहां, तो इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये यहां आ गया, आर, अपवर्तन कोण। ठीक, हम लोग क्या किए, एक बार और देख लिए। सघन से कहा? विरल। ये हम लोग क्या किए, आपतन कोण को और बढ़ा दिए हद से ज्यादा। यहां पर देखो आई, आपतन कोण को और बढ़ा दिए हम लोग। तो ये जो अपवर्तन कोण था, जो परावर्तित हो रहा था किरण, अपवर्तित हो रहा था, ये ठीक कैसे हो गया? इधर चला गया। जाना इसको ऐसे था, लेकिन अभिलंब से बहुत दूर हट गया, और यहां पर कितना का बनाया? 90 अंश का, है ना। तो अपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए, तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छा, चौथा स्टेप में देखो, ये पहला चित्र था हम लोग का, पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम, और ये चौथा डायग्राम। चौथा डायग्राम में देखो क्या होगा, ये हम लोग का है, ये हम लोग का सघन माध्यम है, और ये कैसा है? विरल माध्यम है। अब देखो, आपतन कोण को इतना बढ़ाया है, तो अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 अंश हो गया। मान लो आपतन को मैं और बढ़ा दूं, और एकदम ही बढ़ा दूं आपतन को, आई, तो ये क्या होगा? इसको जाना इधर था, लेकिन ऐसे पहले गया था 90 में, अब ये थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा यहां। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। या ऐसे कह सकते हो कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो वह जो प्रकाश की किरण है, वह परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जिस माध्यम से वो आई रहती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। तो इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझो मेरे बात को। देखो एक और बता रहा हूं, इस बार पेन से करके बता रहा हूं। ये हम लोग का कैसा माध्यम है? सघन। ये हम लोग का कैसा माध्यम है? विरल। मान लो अभिलंब मैं पहले से खींच देता हूं, जो कभी मेरे बिंदु पर नहीं जाता। है ना। अब देखो, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। जाना इसको देखो ऐसे था, लेकिन ये ऐसे चला गया। अब मैं आपतन कोण को बढ़ाता हूं यहां, तो ये और ऐसे हो जाता है, फिर और बढ़ाता हूं तो ये ऐसे आ जाता है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक कितना हो जाए? 90। यहां से ठीक कितना हो गया? 90। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। यदि आपतन कोण को मैं और बढ़ा दूं यहां, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अब और दूर हटेगा। तो आपतन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और साथ ही साथ 2 कंडीशन हो रहा है ना। पहला कंडीशन क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तथा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब प्रकाश जो है परावर्तन के नियम का पालन करती है, और जिस मार्ग से या जिस माध्यम में प्रवेश की होती है, वह उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, चलो उसी में लिखो। चित्र को बनाना तो नहीं पड़ेगा, सीधा एक शब्द में लिख लो। पेपर में कैसे पूछता है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए शर्त लिखिए, कभी कभी दे देता है, या खाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसी में चलो लिखो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रवेश, जिस माध्यम से वह प्रवेश की होती है, या जिस माध्यम में प्रवेश करती है। हो गया, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। हो गया, हुआ इतना चीज। अच्छा, और इसमें अब हेडिंग डालो परावर्तन की शर्तें। परावर्तन की शर्तें, जो परिभाषा में दो कंडीशन दिए हो ना, वही दो कंडीशन आएगा। तो परावर्तन की शर्तें में पहला लिखो, पहला लिखो प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला शर्त है, तभी हम लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। विरल से सघन में जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि सघन में जाओगे तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, वो हमको दूर हटाना है। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। हो गया। हम्म, ठीक। अब इसमें लास्ट हेडिंग डालो इस चैप्टर का, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध।
अब देखो अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। इसमें हम लोग एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे जल से किसमें, वायु में, है ना, वही सघन से कहा, विरल में। समझना, चित्र को थोड़ा सा लेट में बनाना। ये हम लोग का जल है और ये क्या है, हवा, हवा या वायु कह सकते हो। जल हम लोग का सघन माध्यम है और वायु कैसा है, विरल। ठीक, अब देखो जब प्रकाश की किरण आती है कहां से, सघन से किसमें, विरल में, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, क्रांतिक कोण। तो इसको थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे तो ये और इधर होगा। तो मान लो प्रकाश की किरण ऐसे कंडीशन में आती है कि जब वो सघन से विरल में जाती है तो ये जो परावर्तन है ये कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मतलब यहां पर कितना का बन रहा है, 90। अगर ये आई है तो यहां से यहां बनने वाला कोण क्या होगा, आर होगा। ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये वाला जो इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक, समझ गए, इतना 90 अंश का बन रहा है। चलो इसी में अब इस चित्र को बनाओ, अब इसी में माना फलाना लिखेंगे। स्केल अरे है, चलो चलो इसी में लिखो, माना एक प्रकाश की किरण है ना, माना एक प्रकाश की किरण, इतना दिन से तू है मेरी किरण था, अब प्रकाश की किरण है। माना एक प्रकाश की किरण जो जो जल से वायु में प्रवेश करती है, यहां सघन विरल दे दिया हूं ना, जो जल से वायु में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण आई, तब सघन माध्यम में आपतन कोण आई। वो कक्षा 11वीं में हम लोग वो नहीं बनाते थे ऐसे, आई केप, जे केप, के केप, वैसी बना बना के आदत हो गया है तो कभी कभी आई में भी केप मार देता हूं है ना। सघन माध्यम में आपतन कोण आई तथा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर है, तथा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर है। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर है। ठीक, तब स्नेल बाबा के नियम से, अब देखो स्नेल के नियम से, तब स्नेल बाबा के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। अब म्यू कहां से कहां जा रहे हैं, जल, जल मतलब वाटर और हवा मतलब एयर, तो हम लोग जा रहे हैं वाटर से किधर की ओर, एयर की ओर। ठीक, ये हो गया। अब देखो यदि I बराबर आई सी हो तो R बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। IC क्या है, क्रांतिक कोण है, वहां पर नहीं लिख पाया हूं तो तुम लोग लिख लेना कि आई क्रांतिक कोण इसे IC से प्रदर्शित करते हैं करके। ठीक, अब देखो I बराबर IC हो तो R बराबर 90 होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसको समीकरण हम लोग एक मानते हैं और इसी में आई के जगह में IC और आर के जगह में कितना रखेंगे, 90 रख देंगे, है ना। तो हम लोग रख देंगे, वाटर से हम लोग एयर में जा रहे हैं, साइन आई के जगह में IC बटे साइन आर के जगह में क्या कर दोगे, 90। अब ये वाटर टू एयर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन कितना, IC, क्योंकि हम लोग को पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, परंतु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, प्रकाश की उत्क्रमणिता सिद्धांत से क्या है, A,
बराबर होगा 1/A2 क्या W, क्योंकि ये बटा में करोगे तो पलटता है ना। वाटर टू एयर जा रहे हैं, वो एयर टू किस में हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा। समझ गए इतना। अब मान को रखें, तो मान को रख दू, हाँ चलो अब देखो यहीं पर इतना के जगह में इसी को रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से हम लोग को अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच में संबंध याद करना है, बस ये याद रखना। यहां पर रख दो इसको, तो 1/, एयर टू वाटर जाओगे तो वो हो जाएगा कितना, साइन IC। ठीक, इसको यहां लाते हैं, इसको यहां लाते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एयर टू वाटर बराबर हो जाएगा 1/, हो जाएगा साइन कितना IC। समझे इतना चीज। अगर इसको व्यापक रूप में लिखें, व्यापक रूप में कहने का मतलब क्या है, अगर वो कहां से कहां जा रहे हैं उसको छोड़ दें, कहां से कहां कहने का मतलब एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, इसको छोड़ दें, व्यापक रूप से लिखने पर इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 को व्यापक रूप से लिखने पर समीकरण 3 को व्यापक रूप से लिखना, व्यापक रूप कहने का मतलब क्या है, जो छोटा छोटा हम लोग का चीज होता है जानकारी, उसको छोड़ देते हैं, हम लोग मोटा मोटा पकड़ते हैं, मतलब मोटे मोटी जानकारी को पकड़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते। तो इतना को छोड़ देंगे तो सीधा है म्यू बराबर हो जाएगा सीधा हम लोग का क्या, 1/, साइन IC, या इसी को जमा के लिखेंगे तो म्यू बराबर 1/, साइन का क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक IC। ठीक, यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में अभिष्ट संबंध है। ठीक, यहां पर लिख देना अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में अभिष्ट संबंध, रिलेशन बिटवीन फलना फलना। चलो इतना नोट करो, इतना नोट करो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। इतना में चैप्टर खत्म। अब अगला चैप्टर हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक।